Good morning, students. Welcome back again my YouTube channel. Now, today I will take a physics class 12th और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 2 लेक्चर प्रीवियस बना चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और बायोट-सेवर्ट लॉ, और उसके बाद मैंने एक और लेक्चर लिया था जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट कंडक्टर का फाइंड किया था। आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। आज भी मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूँ एक सर्कुलर कॉइल के अंदर, उसका सेंटर पे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में प्रीवियस जो हमने एक्सप्रेशन किया था वो भी और ये भी, ये पेपर में आते हैं और आगे भी नेक्स्ट जो हम करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 3-4 एक्सप्रेशन ऐसे हैं इस चैप्टर में जो हमेशा 1 बाय 1 पेपर में आते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप अच्छे समझेंगे और बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ magnetic field at the center of circular coil carrying current. So this is the heading, magnetic field at the center of सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आज प्रीवियस लेक्चर जो हमने आपको बताया तो उसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर था, जैसे ही उसमें करंट फ्लो कर रहे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे थे, उससे r डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। आज हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और उस सर्कुलर रिंग में जब हम करंट फ्लो करेंगे तब उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितनी होगी। ठीक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कुलर रिंग कंसीडर करते हैं, सर्कुलर रिंग कंसीडर करते हैं जिसमें 2 वायर होंगे और एक वायर से हम करंट फ्लो करेंगे, दूसरी वायर से करंट इस तरह से आ जाएगी। ये है हमारा सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये क्या है? सर्कुलर कॉइल, और ये कॉइल कैरिंग करंट है। अब इसका सेंटर पॉइंट यहां होगा, r डिस्टेंस पे एक सेंटर पॉइंट है। तो मैं वो पॉइंट लेता हूं जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे करंट, कॉइल में करंट जो है इस तरह से फ्लो हो रही है। ध्यान से देखें, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। मीन्स इनवर्ड है तो उसे हम क्रॉस साइन से, मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, करंट यदि ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट यदि बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो जाएगी, नीचे करंट जा रही है तो इस तरह से यहाँ पे हम ध्यान देंगे, करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। और इस पॉइंट पे एक AB डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर करूंगा, जिस डिफरेंशियल लेंथ के कारण हमें इस पॉइंट पे बायोट-सेवर्ट लॉ लगाना है, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब ध्यान देना है आपको, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ डिफरेंशियल लेंथ और r डिस्टेंस पे बना हुआ एंगल थीटा होता है, और यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन में डायग्राम को समझना होता है बच्चों। डायग्राम यदि आप अच्छे से समझ गए तो एक्सप्रेशन तो और सिंपल हो जाता है, और डायग्राम यदि आपने अच्छा नहीं बनाया है तो एक्सप्रेशन आप कितना भी अच्छा करो उसको गलत मान लिया जाता है। इसलिए आप ये बात ध्यान रखिए।
बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बहुत अच्छा बनाइए, एक्सप्रेशन उसी डायग्राम से निकल के आता है। इसलिए आप ये ना सोचे कि डायग्राम तो एक फॉर्मेलिटीज है, डायग्राम फॉर्मेलिटीज नहीं है फिजिक्स में, उसी डायग्राम का आपको नंबर मिलता है। और यदि गलती से डायग्राम गलत हो गया तो एक्सप्रेशन सामने वाला ये मानता है कि आपने रट के लिखा है, और जो चीज रट के लिखी जाती है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इसलिए आपको अच्छा नंबर पाना है तो डायग्राम को ध्यान रखते हुए एक्सप्रेशन करना है। आइए चलते हैं। तो इसमें कंसीडर अ पॉइंट सर्कुलर कॉइल whose center is O point and we want to calculate the magnetic field at the center of circular coil with radius r। ठीक है, तो हम चलेंगे, ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, हमें बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए, बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, dB इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा है बायोट-सेवर्ट लॉ, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रीवियस में भी मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज किया था, यहाँ पे भी बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको ध्यान देना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा डेबी एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगा μ0/4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, यूनिटी, क्योंकि एंगल 90 गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको करना क्या है, बी निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेबी, इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर डी आर आइडियल। तो ये इंटीग्रेट हो गया, डीबी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बी, और इसमें जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डीएल के रिस्पेक्ट में, तो डीएल के अलावा सारी चीजों को बाहर ले लीजिए, μ0/4 पाई μ0 आई अपान आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन बचेगा डीएल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें ध्यान देना है। तो डीएल डिफरेंशियल लेंथ है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे डिफाइन है, वो डीएल, वो डिफरेंशियल लेंथ यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरा सर्कुलर में। इसलिए इंटीग्रेशन का मतलब पूरे सर्कल को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे we know that इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, डीआर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहां से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, μ0 आई अपान 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर, एक आर से एक आर, पाई से पाई, 2 से 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा μ0 आई अपान 2 आर, μ0 आई अपान 2 आर हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। किसी कोई डाउट है यहाँ पे, μ0 आई अपान 2 आर। So this is the magnetic field and SI unit of magnetic field is Tesla. So this is the magnetic field of a circular coil.
अब सर्कुलर कॉइल में बाइंडिंग एक भी हो सकती है, कई सारी बाइंडिंग हो सकती है। कॉइल है तो कॉइल का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें। इफ n number of turns in the circular coil, then the magnetic field at the center of सर्कुलर कॉइल, जब इस कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, μ0 Ni/2r, μ0 Ni/2r। जितना नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। जैसे आप ध्यान से देखिए, छोटे फैन होते हैं तो उसमें आप देखिए इतना छोटा सा कॉइल लगा होता है। जब बड़ा फैन होता है तो उसमें ज्यादा वाइंडिंग करना पड़ता है। तो बड़े सिस्टम को चलाने के लिए, बड़ी मोटर को चलाने के लिए, जितनी भी बड़ी डिवाइस है उसको चलाने के लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होने से वो सिस्टम इजीली चलता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कितना आ गया है, B = μ0 Ni/r। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे, पहला नंबर ऑफ टर्न्स पे, पहला किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा करंट पे, तीसरा मीडियम पे, मटेरियल मीडियम, तीसरा मीडियम पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। जितना ज्यादा रेडियस होगी, मतलब सर्कुलर रिंग जितनी बड़ी होगी, रेडियस ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होगी। तो जितनी छोटी रेडियस होगी उसमें उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ध्यान रखना है, रेडियस ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। यही रीजन है कि हम कम रेडियस का कॉइल बनाते हैं जिससे उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से वो आपका, जैसे फैन चलता है तो इजीली चलने लगता है, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है, और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, मटेरियल मीडियम 0 μ0 से, रेडियस r से, ये सारी चीजें इन पे डिपेंड करता है। तो यही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक सर्कुलर कॉइल के अंदर उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आप इसको सॉल्व करेंगे और पेपर में ये आता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।